तो हम एक्सरसाइज नंबर कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं आज? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 कर रखी है। जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं चैनल के ऊपर में। एक्सरसाइज नंबर 3 के कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े होंगे, लेक्चर्स पड़े होंगे। ठीक है, या तो वो देखो या फिर नए लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यू करो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ऑनलाइन वालों को एक प्रॉब्लम आ सकती है कि बार बार में बीच बीच में क्या होता है कि हम स्टूडेंट से बात करने लग जाते हैं। जो ऑफलाइन में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, कभी हम इनकी शक्लें दिखा देंगे इसके अंदर में। ठीक है, तो जब भी हम इनसे बात करने लग जाए तो आपको पता है भाई क्वेश्चन अभी रुक गया है, वीडियो लंबा हो गया है, तो आप लोग स्किप कर करके आगे देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3 मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लास 10। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या? इन टू वेरिएबल्स। पहली बात, दो चरों में रैखिक समीकरण, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन? दो चरों में रैखिक समीकरण। पूरी कोशिश है कि आज के आज लेक्चर अपलोड हो जाए। ठीक है, तुम भी जाकर के दोबारा से रिपीट करके देख सकते हो। इससे एक बेनिफिट और मिल जाएगा कि तुम्हारी क्लासेस जो कई बार बच्चे एक्सटेंड हो जाते हैं उनको भी पूरा का पूरा मिल जाएगा, सारा का सारा। ठीक है। हाँ, एक है ना, एक प्रॉब्लम होगी है, टेलीग्राम के सीईओ गिरफ्तार हो चुके हैं, तो हो सकता है टेलीग्राम बंद हो जाए। ठीक है। हाँ, क्या पता, मैंने अभी इतना न्यूज नहीं पढ़ा उसके बारे में, थोड़ा मैं अपडेट नहीं रहता इन चीजों के लिए। हाँ हाँ, हुआ तो है, सीईओ गिरफ्तार हुए हैं, वो सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी पर्पज उन्होंने क्या उल्लंघन वगैरह करे हैं, ठीक से नहीं हो पा रहा है उनसे। जो भी रीजन रहे हैं अपने को नहीं पता, इलीगल काम हो रहे हैं टेलीग्राम पे। हाँ, वो आजकल मैंने भी देखा है, ऐड भी है सारे, बिटकॉइन बिटकॉइन ये सभी चलता रहता है। ठीक है। पहली बात तो सबको समझनी चाहिए, सब गलत चीजें हैं। मैं परफेक्टली बताऊं तुम्हें, ऑनलाइन पैसा लगाना गेम्स में, ठीक है, ये सब गलत है। अब तो इतने बड़े बड़े फ्रॉड आ रहे हैं कि हमारे साथ ट्रेडिंग करो, हमें थोड़ा बहुत अमाउंट तुमसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, 100 200 300 500 1000 ऐसे कर करके धीरे धीरे अमाउंट मांगेंगे, और तुम्हें डराएंगे कि तुमने बॉन्ड भरा है, तुम्हें देने पड़ेंगे, हम केस कर देंगे, फिर वहां पे इतने लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। ये सारी उल्टी पुल्टी चीजें होती रहती है वहां पे, कि हम तुम्हारा बायोडेटा आगे भेज देंगे, तुम्हारे पे केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लीगल नोटिस आएगा। ये आलतू फालतू चीजों से फंसाते हैं, डराते हैं, ताकि क्या हो जाए, खुद के पास में अच्छा खासा पैसा जमा हो जाए। फ्रॉड है सब कुछ, इसलिए इन चीजों से तो तुम दूर ही रहना। खैर, हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी कि हमें लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण से क्या बनता है? लाइन, लीनियर लाइन। तो एक लाइन ड्रॉ होगी, क्या ड्रॉ होगी? एक लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के कोऑर्डिनेट से मिलकर जो लाइन बनती है, उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल के अंदर होगी, यानी कम से कम उसके अंदर क्या होंगे? दो चर होंगे। ठीक है, वही रही। कहाँ जाके आए? ठीक है, मैं देख लूंगा। तुम लोग मोबाइल की जगह अगर बोर्ड पे देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तुम्हारा ध्यान आ होगा तो मोबाइल में चल रहा है कि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। एक्सरसाइज नंबर 3.1 के ऊपर एक बार देखें अगर हम, तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 नई वाली बुक में से हट गई ये। हाँ, नई वाली बुक में से गायब है ना। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन की कहानी समझ लो तुम लोग तो खाली। टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल का मतलब हो सकता है कि भाई एक वेरिएबल एक्स दूसरा वाई हो जाए, इसमें हो जाए, या फिर एक वेरिएबल एस एक टी हो जाए, या फिर एक वेरिएबल पी या क्यू हो जाए। तो इस तरीके से कोई भी दो वेरिएबल हो जाए, क्या हो जाए? कोई भी दो वेरिएबल। दो वेरिएबल, टू वेरिएबल का मतलब ये होता है कि वेरिएबल क्या चीज है कि हम उसकी बार बार वैल्यू अलग अलग बदल बदल करके लिखें और इक्वेशन का पूरी वैल्यू बदल जाए। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा। चर, क्या बोलेंगे उसको अपन? चर बोलेंगे। हम एक्सरसाइज नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, यानी कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, द्विघात समीकरण क्या होते हैं। अगर किसी को देखने हो तो एक्सरसाइज नंबर 2 का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देख लो, तो पता लग जाएगा। अपन पहले आगे चल रहे हैं। जनरल इक्वेशन लिखवा देता हूँ मैं, पहले क्या लिखवा रहा हूँ मैं?
जनरल इक्वेशन, सामान्य समीकरण, सामान्य समीकरण। देखो इसके अंदर जनरली तुम्हें क्या मिलेंगे, हर बार दो इक्वेशंस मिलेंगी। क्या मिलेंगी? दो इक्वेशन। टू वेरिएबल में है इसलिए दो इक्वेशन तो कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी, 100%। ठीक है, दोनों सेम भी हो सकती है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दो वेरिएबल हो गए। यहाँ पे a1 b1 और c1 क्या है? कोई भी नंबर होंगे, कोई इंटीजर होंगे। क्या होंगे? कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? कोई भी रियल नंबर, क्योंकि √3 √5 ये सब भी आ जाता है। और दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई हमारे पास में? दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन्हीं से हमारा पूरा सोल्यूशन हो जाएगा आराम से। अब हम बात करें अगर आगे, तो हमें एक रिलेशन इनके बीच में लिखना है। लाइंस के बीच में रिलेशन है एक बहुत प्यारा सा। ठीक है, तुम्हें डायरेक्टली क्या करना है, उसको समझ लेना है, उसके बाद में तुम्हें याद भी रखना है। समझना भी है और याद भी रखना है। जैसे कि a1 a2 b1 b2 c1 c2, दोनों इक्वेशन से तुम्हें a1 निकाल लेना है, b1 निकालना है, c1 निकालना है, a2 निकालना है, b2 निकालना है और c2 निकाल लेना है। आ रही है इतनी बात समझ में सभी के? हाँ कि ना? आ रही है? ठीक है, अब आगे की बात सुनो। पहली कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास? मान लो तुमने a1 अपॉन में a2 निकाला, इक्वल आया किसके? b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन में a2 निकाला, नॉट इक्वल टू आ गया b1 अपॉन b2 के। पहले कंडीशन में ही मान के चल रहा हूं, तो इनसे हमें दो बातें पता लग सकती हैं। इसको तो बोल रहा हूँ पेयर ऑफ लाइन। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको तो ये कंडीशन से याद रखनी है। लाइंस कैसी बनेंगी ये याद होनी चाहिए भाई, कैसी लाइंस बनने वाली है दोनों से। और तुम्हें पता होना चाहिए सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। और सॉल्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, कंसिस्ट और इनकंसिस्ट, यानी कि संगत और असंगत हल होते हैं। समझ में आई बात? अब लाइंस कैसी मिलेंगी वो पता नहीं, अभी बता देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि भाई अगर a1 अपॉन a2 आया, इक्वल हो गया किसके? b1 अपॉन b2 के, और नॉट इक्वल टू हो गया किसके? c1 अपॉन c2 के। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? a1 अपॉन a2 आया, इक्वल हो गया b1 अपॉन b2 के, और इक्वल हो गया c1 अपॉन c2 के। ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, एक के अंदर तो शुरुआत से इक्वल नहीं आ रहा, तो आगे भी क्या आएगा? यहाँ पे दो तो इक्वल आ गए, तीसरे के नहीं आया। यहाँ पे तीनों एक दूसरे के इक्वल आ गया। इस कंडीशन में जो लाइंस होती हैं वो कैसी लाइंस बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है। कैसी बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। यानी कि हम इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में कैसी मिलेंगी हमें? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन मिलेगी? पैरेलल लाइंस मिलेंगी। इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। क्या बोलेंगे हम इन्हें? समांतर रेखाएं बोलेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में हमें कैसी लाइंस मिलेगी? को इंसिडेंट। कैसी लाइन मिलेंगी? को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस। हिंदी में हम इनको बोलेंगे संपाती रेखाएं। क्या बोलेंगे? संपाती रेखाएं। अब तुम्हें समझ में नहीं आया होगा कि भाई कैसी लाइंस होती है, कौन कौन सी। ये तो बिल्कुल नहीं आई होगी। ठीक है, ये फिर भी आ गई, ये भी आ गई होगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या होता है? भाई देखो मेरी बात सुनो। क्या दिए तुम्हारे को? दो इक्वेशन दिए। क्या दिए? दो इक्वेशन दिए, तो दो इक्वेशन से क्या बनेगी? दो लाइंस बनेंगी। दो लाइन से आपस में हो सकता है एक दूसरे को कट कर रही हो, आपस में हो सकता है एक दूसरे को कट नहीं कर रही हो। दोनों कंडीशन हो सकती है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब यानी प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब होता है, मान लो एक ऐसे चली गई और एक ऐसे चली गई, इंटरसेक्ट कर गई ना, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर गई किसी पॉइंट के ऊपर। तो तुम्हें ऐसी कंडीशन में खाली एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, उसको अपन बोलेंगे अद्वितीय हल, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर ये कहो यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा तुम्हें? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आ गई बात समझ में? अरे यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अरे समझ रहे नहीं आ रहा था क्या? हरी बात समझ में? यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे नदीम सर एक ही है, और भी हो सकते हैं मेरे नाम के, लेकिन मैं तो एक ही हूं ना। क्या लिखना था? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या शॉर्ट में बोल लो ओनली वन सोल्यूशन। किसी को नहीं आ रहा हो समझ में तो
ये आना चाहिए। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं? जो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट ना करे। चाहे तुम इधर बहुत दूर तक चले जाओ दोनों को लेके, चाहे इधर बहुत दूर तक चले जाओ, एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी लाइंस को अपन क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन। जैसे कि ट्रेन की पटरियां होती हैं, आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। अब ये कोई नहीं बोलेगा सर कटती है, अरे वो ट्रैक चेंज करने के लिए करती हैं। ऐसा थोड़ी होता है ट्रेन का एक पहिया इस वाली पे चल रहा है, दूसरा इस पे, ऐसा थोड़ी होता है दोनों एक ही पे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुम वो सब देखने के लिए उस ट्रेन में जिंदा बचोगे ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है पैरेलल लाइन। देखो जब दोनों लाइन एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही तो तुम्हें क्या सॉल्यूशन मिलेगा? क्या नहीं मिल सकता। तो इस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिला ही नहीं, कोई हल नहीं। क्या नहीं मिल रहा? कोई हल नहीं। आगे बात समझ में। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं अब। ये रही थर्ड है। देखो तीनों इक्वल आ रहे हैं और संपाती रेखाएं, यानी कि को इंसिडेंट लाइन का मतलब होता है बेटा एक इक्वेशन से एक लाइन बनी और उसी इक्वेशन से, मतलब नेक्स्ट वाली इक्वेशन से उसी के ऊपर एक लाइन और बन गई। दोनों की वजह से एक ही लाइन ड्रॉ हो रही है एक दूसरे के ऊपर। तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे? इनफाइनाइटली, स्पेलिंग गलत हो सकती है भाई, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि अनंत हल। क्या? अनंत हल, बहुत सारे सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे? देखो जहां जहां एक दूसरे को टच कर रही है वहां वहां क्या है? सॉल्यूशन है। यहाँ टच कर रही है एक दूसरे को, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ कर रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लाइन्स क्या होती है? चाहे जितनी लंबी कर लो, लाइन का मतलब ही यही होता है। अरे लाइन तुम लोगों ने शायद 9th क्लास में ठीक से पढ़ा ही नहीं होगा। लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होती है और रेखा क्या होती है, पता भी है क्या? रेखा तो वो होती है जो उसको इनफाइनाइटली आप कहीं भी बढ़ाते जाओ, और रेखाखंड क्या होता है, यानी लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक फिक्स फिक्स होता है कि 4 सेंटीमीटर की तो 4 सेंटीमीटर ही होगी, यानी लेंथ फिक्स हो जाती है लाइन सेगमेंट की। आ रही मेरी बात समझ में? और रे क्या होती है, एक पॉइंट से निकलती है अगले पॉइंट पे तो खत्म ही नहीं होती, इनफाइनाइटली कहीं भी ले जाओ उसको, उसको बोलते हैं रे यानी किरण। समझ में आई बात? अब तो यहाँ पे भी कुछ यही है। अब यहाँ पे देखो कितने सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, काउंट कर पाऊंगा क्या मैं? अरे यार एक बात करो, मैं वो लेके आऊँ, माइक्रोस्कोप लेके आऊँ, वहां से और छोटे छोटे पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को। हाँ या ना? तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये टेबल तुम्हें लिखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है या दो भी पूछ लेता है कई बार। तो नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। क्या मजा नहीं आया क्या? है? अरे मजे नहीं आएगा तुम लोगों को? मजे आते रहने से। मेरी बात सुनो। अब यहाँ पे मैंने कहा था कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, संगत या फिर असंगत, कहा था ना? तो जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, यानी एक तो इसमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं चाहे वो कितने भी मिले, और एक इसमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं चाहे वो कितने भी मिले हमें। आ रही मेरी बात समझ में तुम सबको? यूनिक मिले या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, वो तो कैसे हो जाएंगे? वो इक्वेशन के पैर कैसे होंगे? कंसिस्टेंट। क्या होंगे? कंसिस्टेंट होंगे, जिनको अपन बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट, संगत। जिनके अंदर हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो इक्वेशन के पेयर, यानी कि इक्वेशन के युग्म, समीकरण के युग्म युग्म जो भी है, पेयर, वो अच्छा है। कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट। कैसे हो जाएंगे? इनकंसिस्टेंट, जिसको अपन बोलेंगे असंगत। क्या बोलेंगे बच्चों? असंगत बोलेंगे। ये बात याद रखना, अगर तुमसे पूछे कि इक्वेशन के पेयर कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं मिल रहा। सॉल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट। अब ये मत बोलना सर इनफाइनाइटली मैरी सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा, या फिर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या होगा। कंसिस्टेंट ही होगा दोनों कंडीशंस में। हमें उससे मतलब नहीं है कि सॉल्यूशन मिलना चाहिए, बस बात इतनी सी है। आ रही मेरी बात समझ में तुम्हें? इतना सभी ने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले लेगा। अब मिटा देता हूँ। क्वेश्चन पे आ जाए डायरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 बाद में करेंगे हम थोड़ा सा। उसके अंदर खाली इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद में ग्राफिकली उसको सॉल्यूशन करना है उसका। अब दूसरी बात ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ वो अभी, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आरबीएससी बोर्ड में भी नहीं आएगा और सीबीएसई बोर्ड में भी नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी अपनी अपनी बुक में देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर, अगर किसी के पास में पुरानी बुक है तो उसकी एक्सरसाइज नंबर ये होगी 3.2। और अगर किसी के पास में न्यू वाली बुक है तो उसके पास में एक्सरसाइज होगी एक्सरसाइज नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर सेम रहेगा। ठीक है, इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है किसी को अगर पुरानी बुक है तो या नई बुक है तो। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन में A2 B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2, हमें ये बताना है कि भाई जो इक्वेशंस हैं उनसे कैसी लाइन ड्रॉ हो रही है। इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं बन रही है, पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखाएं बन रही है, या फिर मैं ये कहूँ संपाती रेखाएं, को इंसिडेंट लाइंस बन रही है। कैसी लाइंस बन रही है हमें खाली ये बताना है। आगे बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेते हैं। 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। एक तो ये है, ओहो, 8 इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन हमारे पास में है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए सी वाला जो पार्ट है +8 - 9, या तो ये दोनों उधर ही हो, उधर की तरफ हो, ठीक है, या दोनों इधर की तरफ हो, इक्वल टू में 0 हो। बस तुम्हें इतना याद रखना है, इक्वल टू में 0 होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। मान लो ये 9 है ना, मान लो ये 9 ऐसे पड़ा होता, प्लस का 9 इधर होता, तो हम इसको सॉल्यूशन करते तो गलत भी आ सकता। अब तुम्हें इस कंडीशन में ऐसा करना है, इसको इधर ले आना, तो प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। ये मैंने इसलिए समझा दिया, कोई एक दो क्वेश्चन होंगे ऐसे। आ रही बात समझ में? कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। सबको पता जनरल इक्वेशन क्या है? सामान्य समीकरण से तुलना करने पर। क्या? सामान्य समीकरण से तुलना करने पर, देखो सामान्य समीकरण से तुलना करने पर क्या आएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब a1 बताओ, b1 बताओ और c1 बताओ, a2 बताओ, b2 बता दो और c2 बता दो। चलो बताओ जल्दी जल्दी। a1 x के आगे वाला तो 5, b1 -4, ध्यान रखना साइन के साथ आएंगे सब, c1 8, a2 b2 c2, बस हो गया। रेशियो निकाल दो सभी। a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? 5/7। अरे खाली वैल्यू तो लिख रहा हूं मैं, a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू तो लिखिए, 5/7, बात खत्म। a1 अपॉन a2 करना है, फिर b1 अपॉन b2 करो। -4/6, थोड़ा अगर कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे डिपेंड करता है। कर दो, कोई बात नहीं। 2 2 3 6, 2 से कट गया पूरा। फिर c1 अपॉन c2, 8 अपॉन में -9। चलो रेशियो देखो क्या आ रहा है। सिंस a1 अपॉन a2 देखो इक्वल आ रहा है क्या b1 अपॉन b2 के? नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल टू। और ऐसी कंडीशन में कैसी लाइंस बनती है हमें? सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, बात खत्म। या फिर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हमसे इस क्वेश्चन में खाली लाइंस के बारे में पूछा था। अगर मान लो हमें बोले कि सॉल्यूशन कैसे आएंगे, तो आप लोग वो भी लिख देना। क्या लिखोगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, हाँ या ना? आदित्य हल मिलेगा। और क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा?
कंसिस्टेंट होगा, यानी कि संगत होगा। जितना पूछा उतना बता देना, मैंने पूरा एक ही में बता दिया कि भाई तुम्हें पता लग जाएगा क्या क्या पूछ रहा है हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, किसी को कुछ नहीं आया तो वो पूछ लो और ये नोट डाउन कर लो फटाफट से। ये लो हट गया हूं मैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। लाइट वगैरह बिल्कुल सही आ रही है, साउंड बिल्कुल ठीक आ रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब देखो यार बड़ा सिंपल हो गया है। मैं खाली इतना इतना मिटा रहा हूँ, ये मिटा दिया, ये भी मिटाना पड़ेगा। वैल्यूज मिटा रहा हूँ सारी, ये मिटा रहा हूँ, वैल्यू वैल्यू मिटा रहा हूँ यहाँ से। तुम लोग मत कर देना कहीं वाइटनर लगा के उसी पे शुरू हो जाओ। ये सर ने तो कहा था, सर ने भी तो मिटाया था, हमने भी लगा दिया। चेन ठीक कराने वाला आया तो है, बैग घर पे पड़ा है। चलो, और क्वेश्चन का नंबर भी चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ से। ये भी चेंज करना ही पड़ेगा सारा का सारा, क्योंकि तो दोबारा लिखना पड़ेगा अपने को। जो चेंज नहीं हुआ वो ये है बस, इतना सा फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब चेंज कर दिया है मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, उसके अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 3 में से क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। जरा क्वेश्चन नंबर 4 अपनी अपनी बुक में देखो एक बार के लिए। हेलो, हाँ ठीक है, ले रहा हूँ। ये इसीलिए इसीलिए मैंने ना ये नया खरीदा है कि चलो एक नया ले लेते हैं। ये मेरे को बीच बीच में परेशान करता है कॉल, और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे लिए जिसकी हद नहीं। तो चाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाय, बाहर से चाय लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है देखो, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, एक्स से नंबर हटा रहा हूँ एक बार के लिए, देखिए नहीं है मेरे पास। न्यू वाली बुक में और ओल्ड वाली में। हाँ, इधर ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ही भूल गया मैं तो। और एक है माइनस का 10x प्लस का 6y इक्वल टू -22। ठीक है, इधर ध्यान दो, अब क्या करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इक्वल टू में क्या होना चाहिए? 0। अब देखो कुछ बच्चों के दिमाग में बात आ सकती है, सर क्या जरूरत है 0 करने की, दोनों के दोनों इधर ही तो पड़े हैं, है ना? तो सही है उनकी बात, लेकिन मान लो किसी बच्चे से कुछ गलत हो जाए, वो नहीं समझ पाए इस बात को, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्वल टू में क्या रखना है? 0 रखना ही रखना है। ठीक है, चेक करना एक बार माइक, मेरे बोलने पे जा रहे हैं ना आगे। क्या बोला था मैंने? इसको ऐसे करेंगे हम, 5x माइनस 3y प्लस का 11 इधर लाओगे तो -11 इक्वल टू 0। इसमें भी करेंगे हम -10x प्लस 6y, माइनस का 22 इधर लेकर आएंगे तो +22 इक्वल टू 0। चलो कंपेयर करो, a1 कितना है? 5, b1 कितना है? -3, c1 कितना है? -11, a2 कितना है? -10, b2, c2, यहाँ लिखेंगे हम a1 अपॉन a2। a1 क्या है? 5, a2 कितना है? -10, तो हो जाएगा माइनस का 5 1 5, 5 2 10, तो -1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है? -3 अपॉन 6 है, कट करेंगे 3 1 3, 3 2 6, तो -1 अपॉन 2। ठीक है, c1 अपॉन c2 देखो, -11 अपॉन में 22 कितना आ जाएगा, कट करेंगे तो -1 अपॉन 2, 11 1 11, 11 2 22, है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? अब सिंस a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों एक जैसे होगा, हाँ है ना? -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2, -1 अपॉन 2। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बस इतना ही बताना था इसमें। तो इसमें क्या मिलेंगे? सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, हमें क्या मिलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और जहां सॉल्यूशन मिले वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं।
यानी कि संगत है। हो गया आंसर, यही पूछा था। हिंदी में इसको लिखेंगे अतः, अतः अनेक अल प्राप्त होंगे, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, आगे मेरी बात इतनी समझ तुम लोग वो सभी को। मेरी बात सुनो, सबके सब क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरीके से होगा पूरा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही होगा। बस क्वेश्चन नंबर 4 में एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई है कि जो भी कंसिस्टेंट हो, यानी कि जो भी संगत हो, उनको ग्राफी विधि से हल करो, यानी कि सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। तो पहले तो ये करना ही पड़ेगा सबको, क्या करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तो ग्राफ से सॉल्व होगा वो। ठीक है, तो ग्राफ से मैं कल सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 तक को भी तुम इस तरीके से करके लाना, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, और इसमें भी सारी बातें बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही मेरी बात में समझ में सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 घर से करके लेकर आने हैं। कल हम दोबारा इसी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, नए क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए वापस आकर के पूछ ले कोचिंग में। ठीक है, ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट करके बता दे। तुम लोग तो मत कमेंट करने लग जाना बेटे बेटे कि अरे सर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आया, कहीं पता लगे कि भाई रात को ही मैसेज आ रहे हैं, लो, और पता लग रहा ऑफलाइन वाले ही कर रहे हैं मैसेज, तुम तो कोचिंग में आके पूछ लेना। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो लो।